नमस्कार दोस्तों। ओशो इस नाम से हम सभी परिचित हैं। इनका मूल नाम रजनीश है। इन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। रजनीश भारतीय विचारक, धर्म गुरु और रजनीश आंदोलन के प्रेरणा थे। वह रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में व्याख्यात पर्याप्त थे। वे धार्मिक रूढ़ियों के आलोचक और मानव कामुकता के प्रति खुला रवैया रखने के कारण भारत और पश्चिमी देशों में आलोचना के भी पात्र बने, लेकिन बाद में उन्हें विचारकों को भारत और पश्चिमी सभ्यता दोनों ने स्वीकार किया। ओशो के जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। बस बने रहे वीडियो के एंड तक। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली तहसील के कुशवाड़ा गांव में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। अपने माता पिता के 11वें संतान में सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था। वे कपड़े के व्यापारी थे। माता का नाम सरस्वती जैन था। 17 वर्ष की उम्र तक अपने ननिहाल में रहे। यहाँ उनका विकास स्वतंत्रता, उन्मुक्त वातावरण से रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर हुआ। बचपन से वे गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में रजनीश बगावती सोच रखते थे। उन्हें परंपरागत तरीके अच्छे नहीं लगते। किशोर अवस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। विद्यार्थी जीवन से ही ओशो कुशल वक्ता और तुर्कवादी थे। कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल भी हुए। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ माय गोल्डन चाइल्ड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही दर्शन में रुचि हो गई थी। ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की कविता ओशरिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है। इसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। खुद ओशो के अनुसार शब्द अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन अनुभव करता यानी अनुभव करने वाले लोग के बारे में क्या कहेंगे, इसके लिए हम खुद के लिए ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। ओशो का मतलब है सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। ओशो ने 1956 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। 1957 में रजनीश दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे, लेकिन गौर परंपरागत सोच और जीवन यापन के उनके तरीके को युवा छात्रों के लिए घातक मानते हुए कुलपति ने उनका ट्रांसफर जबलपुर विश्वविद्यालय में करा दिया था। साल 1957 से 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। वह लोगों को अपना खुद का दर्शन समझाने लगे थे। वह 10-10 दिन तक ध्यान शिविर भी आयोजित करते थे। जल्द ही उन्हें आम समाज में आचार्य रजनीश के तौर पर लोग पहचाने जाने लगे थे। और 1966 में नौकरी छोड़कर उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। वह 20 से 50 साल लोगों के साथ संबोधित करते थे। बड़े शहरों में उन्होंने सुनने के लिए बड़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती थी। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। पुणे में आश्रम की स्थापना साल 1970 में कुछ समय के लिए मुंबई रुके और अपने अनुयायियों को नव संन्यास की शिक्षा दी और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। वहीं से एक महिला लक्ष्मी कुरुआ, जो बाद में महायोग लक्ष्मी बन गई थी, वही रजनीश की सचिव बनी और मुंबई में स्थापित होने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1974 में रजनीश पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने कोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। इस आश्रम को आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका प्रवास और रजनीशपुरम की स्थापना तत्कालीन जनता पार्टी के साथ मतभेदों और शारीरिक अस्वस्थता के चलते ओशो 1980 में अमेरिका चले गए थे। स्वस्थ होने के बाद 1981 में वहां उन्होंने ओरेगॉन में संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की, जो 64,000 एकड़ में फैला हुआ था। यह भूमि $60 लाख में खरीदी गई थी। यहाँ रजनीश मंदिर का शानदार सभागृह बनाया गया था, जिसमें 25,000 लोगों के साथ बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा रजनीशपुरम में सुख सुविधाओं से लैस होटल, जैन उद्यान, अपनी पुलिस, अपना न्यायालय और अपना अस्पताल भी था। यहाँ शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डा भी बनवाया गया था। यहाँ उनके अनुयायी खेती भी करते थे। इस बंजर जगह को उनके अनुयायी ने एक पूरे सुख सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील कर दिया था। यहाँ करीब 7,000 लोग रह रहे थे। उनके शिष्यों ने इस आश्रम को रजनीशपुरम नाम के शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा था, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनके शिष्यों में विदेशी और भारतीय धनी और ग्लैमर जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। दुनिया की सबसे महंगी रॉयल्स रॉय की 90 कारें, ओशो का दर्शन पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश देता था। इसलिए उनके अनुयायियों ने विदेशी धनी और ग्लैमर जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। रजनीश के ऐसे समर्थक उन्हें महंगे तोहफे चढ़वाए के तौर पर दिए गए। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रॉयल्स रॉय की संख्या 90 थी। हालांकि वे ज्यादातर किसी एक कार में सफर किया करते। जब वह कार से सफर कर रहे होते, उनके पीछे पूरी लंबी पंक्ति में
बाकी रॉयल्स रॉय कार चल रही होती। रजनीश को इस पर खास गर्व था। वे कहते थे कि उनके भक्त चाहते हैं कि उनके पास 365 रॉयल्स रॉय कार हो और वह हर दिन अलग अलग कार में बैठे। इससे उनके भक्तों को सुख मिलता है और वह उनका सुख छीनना नहीं चाहते। वे महंगी गाड़ियों, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी लाइफ और रॉयल्स रॉय कारों की वजह वो हमेशा चर्चा में रहे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बीबी उनके भक्तों में से एक थे। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन उनके ओरेगॉन स्थित में आश्रम में माली का कार्य करते हुए और लोगों के जूठे बर्तन धोते हुए बिताया था। आश्रम में हर तरह की आजादी। रजनीशपुरम जो किसी विकसित शहर की तरह था। यहाँ रहे 7,000 लोगों में ज्यादातर कॉलेज के छात्र थे। इस आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनके अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ सेक्स और नशे की स्वतंत्रता थी। किसी पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। उनकी शिष्या रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेटे के अनुसार वहाँ ख्वाबों का संसार था। वहाँ हंसी, आजादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आजादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीजें। वहाँ शिष्यों से कहा जाता था कि अपने मन की करें, वह भी जो असामान्य समाज में भी नहीं कर सकते थे। संभोग से समाधि की ओर ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था। जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, वह उनके रिकॉर्डिंग ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। वे पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। वे धार्मिक कर्मकांड या व्रत पूजा नहीं करवाते, ना ही कोई चूड़ बेच रहे होते। रजनीश उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर पहले कभी किसी ने नहीं बोला था। वे कहते जीवन ही है प्रभु और ना खोजना इसे कहीं। वह सन्यासी उसे कहते हैं जो धर्म और धार्मिक भावनाओं से न जुड़ा हो। धर्म मनुष्य की यौन भावनाओं के दमन की कोशिश करता है। यौन भावना पाप पूर्ण घिनौना कार्य नहीं। ओशो के अनुसार इस संसार में मनुष्य को समाधि का पहला अनुभव सेक्स से ही प्राप्त हुआ। ऐसे में उनके आश्रम में सेक्स करना या ना करने की कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि जो नया सदस्य आता उनका HIV टेस्ट अनिवार्य था। उनके शिष्य अपने पार्टनर अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच सेक्स गुरु के नाम से भी जाने लगे। ओशो ने अपनी इस पुस्तक में सेक्स को एक अनिवार्य कृत्य बताया। उनका मानना था कि मुक्ति की शुरुआत सेक्स से तृप्ति और उस तृष्णा को शांत करने के बाद ही शुरू होती है। रजनीश कहते कि जितना आतुरता के साथ तुम सेक्स में उतरोगे, उतनी जल्दी तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। जब अमेरिका की FBI ओशो के पीछे लग गई, रजनीश 1981 से 1985 तक अमेरिका में रहे। रजनीशपुरम की भव्यता और अनुयायियों की बढ़ती संख्या देख स्थानीय प्रशासन हिल गया था और उनके कान खड़े हो गए थे। तत्कालीन ओरेगॉन की रोनाल्ड रीगन सरकार के लिए एक खतरा था। सरकार ने रजनीशपुरम का दमन शुरू कर दिया। वे अपनी स्वतंत्रता पर खतरा देख रजनीश के शिष्यों ने स्थानीय लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सरकारी अधिकारियों के कत्ल की साजिश की और कानूनों का उल्लंघन किया। साल्मोनेला नामक जहरीले बैक्टीरिया पर तरह तरह के प्रयोग किए गए, जिसमें 750 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इसके बाद FBI ने रजनीशपुरम की जांच की। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत और नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर $4 लाख की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। कई देशों में उनके प्रवेश प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इनमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन मुख्य थे। 14 नवंबर 1985 को रजनीश अमेरिका से भारत वापस आ गए। भारत में भी उन पर दबाव बनाया गया। उनके सारे विदेशी अनुयायी यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद वे नेपाल चले गए। उन्होंने अपने नाम से भगवान शब्द हटा लिया। 14 सितंबर को रजनीश की निजी सचिव मां आनंदा शीला गायब हो गई। उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, आगजनी, फोन टैपिंग जैसे आरोप थे। बाद में उन्हें जर्मनी में गिरफ्तार कर 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1987 में ओशो नेपाल से अपने भारत स्थिति पुणे आश्रम में वापस लौट आए। वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन दे रहे। ओशो का निधन अमेरिकी जेल अधिकारियों ने जेल प्रवास के दौरान उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दे दिया था। उन्हें रेडियोथर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जाते रहे। सुप्रसिद्ध लेखिका सू एपलटन ने अपनी पुस्तक दी अमृत पाया जहर में अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार द्वारा जहर दिए जाने का रोमांचक वास्तविक वर्णन प्रस्तुत किया गया। अमेरिका में दिए गए जहर का असर 6 माह में ही दिखाई देने लगा था, परंतु वे लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहे। वह बहुत कमजोर हो गए थे। धीरे धीरे उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 9 जनवरी 1990 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनकी समाधि पर लिखा है, ना पैदा हुए ना मरे। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक धरती पर अवतरित हुए। ओशो के वसीयत और ट्रेडमार्क आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है। किताबों और अन्य चीजों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। ओशो इंटरनेशनल को ओशो की विरासत पर नियंत्रण है। उनके अनुसार यह विरासत उन्हें वसीयत में मिली है। वहीं ओशो इंटरनेशनल ने
यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। उनके अनुसार वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप से उनके चाहने वाले तक पहुंचाते हैं। ओशो ने कभी खुद ही कहा था, कॉपीराइट वस्तुएं और चीजें विचारों का नहीं। मौत के दिन क्या हुआ था? ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो किताब के लेखक अभय वैद्य के अनुसार 19 जनवरी 1990 को ओशो के आश्रम में डॉक्टर गोकुल गोकड़ी को उनके लेटर हेड और इमरजेंसी किट के साथ बुलाया गया, परंतु उन्हें ओशो के पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों बाद उन्हें ओशो की मौत की जानकारी दी गई और डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया। मौत के समय पर भी विवाद है। ओशो के आश्रम में सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाता था, लेकिन उनकी खुद की मृत्यु के 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। उन्हें भी बेटे की मौत की सूचना देर से दी गई थी। ओशो की जिंदगी जितनी रहस्यमय थी, मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमय थी। साल 2018 में नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड कंट्री में ओशो के आश्रम के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।